हेलो एवरीवन, वेलकम टू SRN अकेडमी। तो आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो आपके सीटेट एग्जाम में आते हैं EVS सेक्शन में। ठीक है, तो आपका फर्स्ट टॉपिक क्या होगा? इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे EVS से रिलेटेड जो आपके सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मिर्च की बात करें, आपका मिर्च कहाँ से आया, आपका भिंडी की बात करें तो भिंडी कहाँ से आपकी आई है। ठीक है, गोभी की बात करें, मटर की बात करें तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे आई, वेजिटेबल कहाँ से आए हुए हैं। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपका सीटेट एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, अगर हम चाय की बात करें, सोयाबीन की बात करें, ठीक है, बीन्स की बात करें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी देखेंगे। सारे टॉपिक को आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे सुनीता विलियम्स के बारे में, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आते हैं और इनसे रिलेटेड क्या क्या मेन पॉइंट हैं, ये सारे पॉइंट के बारे में इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो लेक्चर आपका वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो लेक्चर ध्यान से देखो आप और साथ साथ नोट्स बनाते जाओ आप। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर आप कर देना। ठीक है, बाकी सारे लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। आप SRN अकेडमी पे जाना, वहाँ के प्लेलिस्ट में जाना, सीटेट प्लेलिस्ट में जाना, आप सीटेट एग्जामिनेशन में जाना, वहाँ पे सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, नलमदा की बात करें, आपका ये है कहाँ पे, आपका आंध्र प्रदेश में है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपका इस प्लेस के बारे में। ठीक है, अगर सेकेंड पॉइंट देखें आपका, हिलगुंडी कहाँ पे आपका है, तो ये कहाँ पे आपका कर्नाटक में है। तो सीटेट EVS सेक्शन में डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि आपका हिलगुंडी है कहाँ पे आपका, तो ये कर्नाटक में है। ध्यान रखना, ये सारे पॉइंट आपके NCERT में मेंशन है। ध्यान रखना, NCERT जो आपकी EVS बुक है उसमें NCERT में डायरेक्ट पॉइंट आपके मेंशन है। तो हर एक पॉइंट के बारे में आपको बारीकी से पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट पॉइंट ही आपके जो होते हैं डायरेक्ट एग्जाम में आपके ऑप्शन में दिख जाते हैं। तो हिलगुंडी कहाँ पे आपका, कर्नाटक में। ध्यान रखना, हिलगुंडी में बच्चों की पंचायत को क्या बोलते हो आप, भीम संघ कहा जाता है। ध्यान रखना, भीम संघ कहा जाता है। ध्यान रखना, जो आपका हिलगुंडी है, हिलगुंडी में बच्चों की पंचायत को उसका नाम क्या दिया हमने, भीम संघ। मीन्स जो पंचायत होती है बच्चों की, उसको हमने नाम क्या दिया है, भीम संघ। ध्यान रखना है, इस पंचायत का नाम क्या है आपका, भीम संघ नाम। ध्यान रखना, नाम क्या दिया हमने, भीम संघ। इस चीज़ को याद रखना आप। ठीक है, हिलगुंडी की बात हो रही है, ध्यान रखना। तो इस पंचायत का नाम क्या होता है आपका, भीम संघ है। ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, बरगद के पेड़ के बारे में। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं कि जो आपके बरगद के पेड़ की जो जड़ें होती हैं उसके बारे में जानते हैं। तो जो लटकती हुई शाखाओं की तरह दिखता है, मीन्स जो आपका बरगद का पेड़ होता है उसमें क्या होती हैं, आपकी शाखाएं लटकी होती हैं, देखा होगा आपने। ठीक है, वो है क्या वास्तव में, एक्चुअली वो है क्या आपका, वह इस पेड़ की क्या होती हैं, आपकी जड़ें होती हैं। ध्यान रखना, इस पेड़ की क्या होती हैं, आपकी जड़ें होती हैं। ये चीज़ ध्यान रखना आप। ठीक है, जो आपका बरगद का पेड़ होता है आपका, जैसे मान लो आपका ये पेड़, ठीक है, बरगद का एक पेड़ है, खूब विशाल सा आपका ये पेड़ है, ये क्या आपका बरगद का पेड़ है। ठीक है, अब इससे जो आपकी शाखाएं निकली होती हैं, अगर हम शाखाएं की बात करें, यहाँ से क्या होती है, लटकी होती है शाखाएं। ठीक है, ये शाखाएं क्या होती है आपकी, नथिंग बट द, ये क्या होते हैं आपके जड़ होते हैं। ध्यान रखना, ये क्या होते हैं आपके, इसको क्या बोलते हो आप, जड़ें बोलते हो। ध्यान रखना, ये शाखाएं नहीं होती हैं, वास्तव में होती क्या आपकी, पेड़ की जड़ें होती है। ध्यान रखना, पेड़ की क्या होती हैं, आपकी जड़ें होती हैं, जो यहाँ से लटकी होती है पेड़ से, देखा होगा आपने। बहुत मोटी मोटी भी होती है आपकी, पतली पतली भी होती है, और ज़मीन से क्या होती है, कनेक्टेड होती हैं, बहुत सारी कनेक्ट भी हो जाती हैं। तो क्या होती हैं, जड़ें होती हैं। ध्यान रखना। ठीक है, तो किसके बारे में था आपका, बरगद के पेड़ के बारे में था आपका। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आपका, जो आपका एक पेड़ होता है डेजर्ट ओक, राइट, इसको बोलते हो रेगिस्तानी ओक बोलते हो आप। ठीक है, ये कहाँ पे पाया जाता है, इससे क्वेश्चन कई बार आया आपका, तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ध्यान रखना, जो आपका डेजर्ट ओक होता है, मीन्स रेगिस्तानी ओक, ये कहाँ पे पाया जाता है आपका, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, अब डेजर्ट ओक की क्या फीचर्स है, ठीक है, जो इनकी जड़ें होती हैं, ठीक है, बहुत ही गहराई तक जाती है, बहुत ही गहराई तक जाती है, जब तक जाती है जब तक पानी न मिल जाए। ठीक है, और उस पानी को क्या करते हैं, जो इनका तना होता है उसमें क्या करते हैं, जमा कर लेते हैं। तो ध्यान रखना, जो आपका डेजर्ट ओक पेड़ है, पेड़ की जड़ें गहराई तक जाती हैं
और पानी पेड़ के तने में क्या होता है आपका जमा होने लगता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना कि जो आपके डिजर्ट ओक है, मीन्स आपके जो ये डिजर्ट है, राइट, डिजर्ट ओक है, रेगिस्तानी ओक, ये मान लो पौधा है रेगिस्तानी ओक का। ठीक है, तो जिसकी जड़ें होती हैं, अगर हम इसकी जड़ें की बात करें तो इसकी जड़ें क्या होती है, बहुत ही गहराई तक जाती हैं। मीन्स इनकी जो जड़ें होती हैं ये क्या होती है, बहुत ही गहराई तक जाती हैं। इनकी जो जड़ें होती हैं क्या होती है, बहुत ही गहराई तक जाती है, जब तक कि पानी ना मिल जाए, मीन्स वाटर लेवल ना मिल जाए, इनको पानी ना मिल जाए। मीन्स अगर मान लो ये पानी का लेवल पानी है, तो जब तक ये क्या होती है मूव करते रहे, मीन्स इनकी जड़ें क्या होती है जब तक गहराई तक जाती रहती है, जब तक इनको पानी ना मिल जाए। ठीक है, और उस पानी को क्या करती है, अपने पेड़ के तने में क्या करती है, जमा कर लेती है। ध्यान रखना, पेड़ के तने में क्या करती है, जमा कर लेती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। किसके बारे में, आपका डिजर्ट ओक के बारे में, रेगिस्तानी ओक। ये चीज़ ध्यान रखना, कहाँ पे पाया जाता है आपका, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, ये सारे आपके एनसीईआरटी के सेलेक्टेड नोट्स हैं, ध्यान रखना, डायरेक्ट मैंने वहाँ से पिकअप किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो आपका अबू धाबी है, राइट, अबू धाबी है, उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, अबू धाबी की बात करें तो अबू धाबी है कहाँ पे, संयुक्त अरब अमीरात में। ध्यान रखना, यूनाइटेड अरब इमारेट, ध्यान रखना, अमीरात। तो ये है कहाँ पे आपका, अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, अबू धाबी की जो मुद्रा है, ध्यान रखना, ये मुद्रा है, अबू धाबी की जो मुद्रा है जी, इसका नाम क्या है आपका, दिरहम। इस चीज़ को ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आपका आया है कि अबू धाबी की जो मुद्रा है, ठीक है, उसका नाम क्या है आपका, दिरहम ना, ध्यान रखना, नाम क्या है, दिरहम। ठीक है, अबू धाबी है कहाँ पे, संयुक्त अरब अमीरात में, ध्यान रखना, ये चीज़ ध्यान रखना, ये भी पॉइंट आप याद रखना। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, चितप्पन। अब इसमें इसको क्या बोलते हो, चितप्पन को मलयालम में क्या बोलते हो, पिता का छोटा भाई। ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेता है इसका क्या मतलब होगा आपका, चितप्पन का क्या मतलब है, तो मलयालम में इसको क्या बोलते हैं, पिता के छोटे भाई को बोलते हैं, ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट क्या आपका, कुंजमा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं मलयालम में, मलयालम पिता के छोटे भाई की पत्नी को बोलते हैं, ध्यान रखना। कुजम्मा किसको बोलते हैं, जो छोटा भाई होता है उसकी पत्नी को क्या बोलते हो, कुजम्मा बोलते हो, ध्यान रखना। और चितप्पन किसको बोलते हो, आपका पिता का छोटा भाई, जो पिता का छोटा भाई होता है उसका नाम है आपका चितप्पन। और छोटे भाई की पत्नी को क्या बोलते हो आप, कुजुम्मा। और ये कहाँ पे बोली जाती है आपकी, मलयालम में, ध्यान रखना, कभी कभी उल्टा भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ये कहाँ पे बोलते हैं आपका, मलयालम, ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, केरल में कई फलों के पेड़ मिलते हैं। जैसे अगर हम केरला की बात करें तो केरल में क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के आपके पेड़ मिलते हैं। तो उसमें नाम क्या होता है आपका, नारियल हो गया, केला हो गया, कटहल हो गया, पपीता हो गया, सुपारी हो गया। ये सारे कहाँ के आपके फलों के पेड़ हैं आपका, केरल के। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या आपका इम्पोर्टेंट। अब देखो हम रेगिस्तान की बात करें कि वहाँ पर कौन सा पेड़ आपका है। अगर रेगिस्तान की बात करें, ठीक है, तो रेगिस्तान में क्या आपका, रेगिस्तान में उगने वाला एकमात्र पेड़ है, उसका नाम क्या होता है आपका, ऑब्वियस बात सबको पता होगा, क्या है आपका, खजूर है, जो रेगिस्तान में पाया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, केरल में विभिन्न मसाले मिलते हैं। मीन्स केरल में क्या होते हैं, वैरायटी ऑफ मसाले होते हैं, उनका नाम क्या है, जैसे आपका तेज़पत्ता हो गया, इलायची हो गया और काली मिर्च, ठीक है। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो कभी कभी आ जाता है तो केरल में पाए जाते हैं, ध्यान रखना, कहाँ पे पाए जाते हैं आपके, केरला में, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो पॉइंट आपका, गरम मसाला, छोटी और बड़ी इलायची। मीन्स अगर हम गरम मसाला की बात करें तो किससे मिल के बना होता है। जैसे आप कभी कभी जाते हो ना मार्केट में, तो गरम मसाला पैक कराते हो, ठीक है, जब आपको नॉनवेज खाना होता है या किसी और चीज़ बनाना, आपको टेस्टी बनाना होता है, तो क्या करते हो आप, गरम मसाला पैक करते हो। तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, तो छोटी बड़ी इलायची होती है, लौंग होती है, जीरा होता है, दालचीनी होती है, काली मिर्च होती है, सौंठ होती है, ध्यान रखना, आदि से बना होता है, ध्यान रखना। कभी कभी पूछ लेता है गरम मसाले का कॉम्बिनेशन क्या क्या है, तो इससे भी कभी कभी क्वेश्चन आपका आ जाता है। तो छोटी बड़ी इलायची होती है, उसमें लौंग होती है, जीरा होता है आपका,
दालचीनी होती है, काली मिर्च होती है और क्या होती है आपकी सौंठ होती है। ठीक है, तो ये आपका गरम मसाला का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, किस चीज़ों से मिलकर बना होता है आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका वाहिदा प्रिज्म के बारे में जान लेते हैं कि जो आपके लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म के बारे में देखते हैं। इससे भी आपका कई बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो अगर मैं वाहिदा प्रिज्म की बात करूँ, लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म की बात करें, आप देख सकते हो इमेज में ये कौन है आपके लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म है। ठीक है, ये है क्या एक्चुअली, कभी कभी पूछ लेता है आपका जो लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म है ये है क्या आपकी, तो भारतीय नौसेना में क्या है, एक डॉक्टर है। ध्यान रखना क्या आपका डॉक्टर है। तो कभी कोई ऑप्शन दे देगा डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, और भी दे देगा आपका टीचर है, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देगा। तो कौन सा करेक्ट होगा आपका, ये क्या है, एक डॉक्टर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लेफ्टिनेंट वाहिदा परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला। ध्यान रखना ये ऐसी महिला जो परेड का नेतृत्व की थी इन्होंने, इस वजह से क्या है आपकी ये पहली महिला जिन्होंने परेड का नेतृत्व किया था। ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो आपका वाहिदा प्रिज्म जम्मू और कश्मीर के राजौरी ज़िले के थाना मंडी से है। मीन्स इनकी ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो ध्यान रखना जम्मू एंड कश्मीर की हैं। कौन सी डिस्ट्रिक्ट की है, तो राजौरी डिस्ट्रिक्ट की है, थाना मंडी से हैं। ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी परेड है उसमें टोटल नंबर ऑफ कमांड कितने यूज किए थे। तो ध्यान रखना अगर परेड में कुल कमांडो की बात करें, कुल आदेशों की बात करें तो कितनी थी आपके 36। ध्यान रखना कितने थे आपके 36 होती। ध्यान रखना दिस इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये है कहाँ की, तो जम्मू एंड कश्मीर के। ध्यान रखना जम्मू एंड कश्मीर के। ध्यान रखना। और परेड में कुल आदेशों की संख्या कितनी थी, तो ध्यान रखना 36। अब देखो यहाँ पे जो प्रिज्म यूज किया इनके नाम में, ठीक है, तो प्रिज्म का क्या मतलब होता है, तो प्रिज्म ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। तो ये भी कभी कभी होता है कि प्रिज्म होता क्या आपका, तो ऑप्शन में क्या दिखेगा आपका, जो 7 रंग दिखाता है, तो उसको क्या बोलते हो आप, प्रिज्म बोलते हो। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ये जो आपका वाहिदा प्रिज्म से है नहीं रिलेटेड, अलग पॉइंट है आपके। ये 4-5 पॉइंट थे किससे रिलेटेड, आपके वाहिदा प्रिज्म से थे, बाकी अलग आपके पॉइंट है। जैसे तिब्बती जिसे भोटी भी कहा जाता था। ठीक है, तिब्बती जिसे भोटी भी कहा जाता है, ये अलग पॉइंट है। ध्यान रखना लद्दाख में बोली जाने वाली एक भाषा है। ध्यान रखना उस भाषा का नाम क्या है आपका, भोटी नाम है। ध्यान रखना तिब्बती जिसे भोटी भी कहा जाता है, जो लद्दाख में बोले जाने वाली एक क्या है आपकी लैंग्वेज है, भाषा है। ठीक है, तो भोटी से याद रखना। ठीक है, भोटी भाषा में माँ को क्या बोलते हो, अम्मा ले बोलते हो। ध्यान रखना जो आपकी भोटी भाषा है, जो आपकी भोटी भाषा है, ठीक है, इसमें जो माँ होती है उसको क्या कहते हो आप, क्या कहते हो आप, अम्मा ले। ध्यान रखना अम्मा ले। ठीक है, तो लद्दाख में कौन सी भाषा बोली जाती है आपकी, भोटी। ध्यान रखना, और भोटी भाषा में माँ को क्या बोलते हैं वहाँ पे, अम्मा ले कहा जाता है। और भोटी भाषा में पिता को क्या बोलते हो आप, आबा ले। ध्यान रखना ये चीज़ ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन कई बार आया आपका, माँ और पिता को क्या बोलते हैं भोटी लैंग्वेज में, तो माँ को अम्मा ले कहते हैं और पिता को क्या बोलते हो, आबा ले कहते हैं। ध्यान रखना, तो ये भी पॉइंट याद रखना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है आपका, जैसे अगर हम मछलियों की बात करें, फ़िश की बात करें, देख सकते हो इमेज में, फ़िश की बात करें, मछलियों की बात करें हम, तो इससे क्या इनके क्या क्या फीचर होते हैं। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। ठीक है, मान लो कोई भी आपदा आ रही है, कोई भी खतरा आ रहा है, तो कैसे आपस में कम्युनिकेट कैसे करती हैं, तो ध्यान रखना ये तरंगों से देती हैं। ध्यान रखना जो बिजली तरंगें होती हैं उसके थ्रू देती हैं। तो मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। ध्यान रखना बिजली तरंग मीन्स कुछ न कुछ वेव रिलीज करती हैं, उससे क्या होता है सामने जो भी सामने होते हैं उनको क्या होता है पता चल जाता है। ध्यान रखना, तो मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे की बिजली तरंगों से देती है। ध्यान रखना इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, आपस में कम्युनिकेट कैसे करती हैं, तो बिजली तरंगों से क्या करती हैं, आपस में कम्युनिकेट करती है। ध्यान रखना। नेक्स्ट देखें,
कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं। ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है, कोई भी आपदा आने से पहले क्या होते हैं, जानवर क्या होते हैं, इंडिकेशन देने लगते हैं कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, कुछ न कुछ होने वाला है। ठीक है, उनको पहले ही आभास हो जाता है। जंगल में जैसे जितने जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप की आवाज़ निकालने लगते हैं। चिड़िया होती हैं आपस में इधर उधर उड़ने लगती हैं। मीन्स उनको कुछ न कुछ आभास हो जाता है कि कुछ होने वाला है। ठीक है, जैसे मान लो तूफान आने वाला है या भूकंप आने वाला है या कुछ और भी हो सकता है आपका। ठीक है, सुनामी आने वाला है, तो उनको थोड़ा सा पहले ही इंडिकेशन मिल जाता है, तो महसूस कर लेते हैं, फील कर लेते हैं। तो कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले ही क्या करते हैं, अजीब गरीब क्या करते हैं, हरकतें करने लगते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो लोग जंगल में रहते हैं वे जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं। मीन्स जो भी आदमी जो भी मनुष्य जो भी जंगल में रहते हैं, तो वे जानवरों के इस व्यवहार को, इस बिहेवियर को क्या करते हैं, पहचान लेते हैं कि कुछ न कुछ होने वाला है, कुछ न कुछ घटने वाला है। ठीक है, उनकी एक्टिविटी देख के वो समझ जाते हैं कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। वो क्या होते हैं, पहले ही से क्या होते हैं, वो अलर्ट हो जाते हैं। वो जानवरों की हरकतों देख के, उनकी जो हरकतें होती हैं उनको देख के क्या करते हैं, जो मनुष्य क्या होते हैं पहले ही अलर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो लिखा भी यहाँ पे, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक सच्ची घटना जो यहाँ पे मेंशन है क्या घटना आपकी। अब देखो सन 2004 में, आई थिंक सबको पता होगा, सन 2004 में दिसंबर में आए सुनामी, ध्यान रखना, दिसंबर में जो सुनामी आई थी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई थी। मीन्स जब आपकी सुनामी आने वाली थी, तो वहाँ पे जो जानवर थे वहाँ पे, ठीक है, वो क्या करते थे, डिफरेंट टाइप की आवाज़ें निकाल रहे थे। उनकी हरकतों से क्या था कि अंडमान के एक खास जाति थी जो आदिवासी थे, उनको पहले से समझ गए थे। ठीक है, कि कुछ न कुछ अनहोनी होने वाली, कुछ न कुछ होने वाला है। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या थे, जितने भी वहाँ पे कैंडिडेट थे अंडमान निकोबार पे, ठीक है, वो क्या किया था, उन्होंने क्या किया था, इस अनहोनी को फील करके उन्होंने क्या किया था, उस इलाके को क्या कर दिया, खाली कर दिया था। कि उनको पता चल गया कि जानवरों का ऐसा बिहेवियर देख के उनको लग गया कि कुछ न कुछ घटने वाला है। तो उन्होंने क्या कर दिया, उस लोकेशन, उस जगह को क्या कर दिया, उन्होंने खाली कर दिया था। तो इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी, ध्यान रखना सुनामी लिखा है, सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए थे। जो सुनामी आने वाली थी उसकी कहर से क्या किया था, उन्होंने अपनी जान बचाई थी। ठीक है, तो एक सच्ची घटना है आपका घटी थी, आपकी सन 2004 में घटी थी। ये चीज़ ध्यान रखना आप। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, ईवीएस से रिलेटेड। अब देखो नेक्स्ट क्या पॉइंट है आपका, आमतौर पर हमारे पेट के अंदर का तापमान, मीन्स जो हमारा स्टोमक है इसके अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है आपका, ध्यान रखना, लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ध्यान रखना, इतना याद रखना आप, 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है कि जो आपका तापमान होता है पेट के अंदर का, उसमें कितना होता है आपका 30 डिग्री, राइट। ये चीज़ ध्यान रखना। कभी कभी एग्जाम में पूछा भी गया आपका, जो पेट के अंदर का तापमान होता है, टेम्परेचर कितना होता है आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट पॉइंट देखो, हमारे पेट का पाचक रस, ध्यान रखना, जो डाइजेस्टिव जूस होता है आपका, वो क्या होता है आपका एसिड अम्ल की तरह होता है। ध्यान रखना, जो आपका एसिड अम्ल की तरह जो डाइजेस्टिव आपका जूस होता है, जो पेट का पाचक रस, ठीक है, एसिड अम्ल की तरह होता है। ध्यान रखना, अम्ल की तरह होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, कालाहांडी में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है। तो एग्जाम में आ जाता है कि सबसे अधिक चावल कहाँ पे पैदा किया जाता है, तो ध्यान रखना ऑप्शन में दिखेगा आपको कालाहांडी दिखेगा। ध्यान रखना, कालाहांडी क्या होता है वहाँ पे, या पूछ लेगा कालाहांडी फेमस क्यों है, तो कालाहांडी फेमस क्यों है, बिकॉज ऑफ वहाँ पे बहुत ज़्यादा चावल पैदा होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो कालाहांडी में क्या था आपका, सबसे ज़्यादा चावल पैदा होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
अब देखो यहाँ पे एक स्टोरी है आपको, ठीक है। अब स्टोरी क्या है, आप देखो यहाँ पे वेलक्रो, ठीक है। वेलक्रो कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट हैं आपके जॉर्ज मेस्टल, ध्यान रखना। एक स्टोरी बताई गई, देखो तो स्टोरी में क्या कहा गया आपका। यह घटना 1948 की है। एक दिन जॉर्ज, ध्यान रखना, जॉर्ज मेस्टल अपने कुत्ते के साथ सैर से लौटे, ठीक है। जो आपके जॉर्ज मेस्टल हैं अपने कुत्ते के साथ सैर से लौटे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हैं। मीन्स जो उनका कुत्ता था, डॉगी था, उनके ऊपर क्या था, उन्होंने पाया, फाइंड आउट क्या किया कि उनके ऊपर, उसके ऊपर, कुत्ते के ऊपर क्या है, बीज चिपका हुआ। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका कर देख कर वे हैरान रह गए, ठीक है। वे शौक हो गए कि एक ऐसे बीज हैं जो कपड़ों पे चिपक रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, झट माइक्रोस्कोप निकाला और बीजों को बारीकी से देखने के लिए, ठीक है, मीन्स उन्होंने क्या किया, तुरंत माइक्रोस्कोप निकाल के जो बीज उस बाल से या कपड़े पे जो चिपके हुए थे, उन्होंने क्या किया, उसको बारीकी से देखा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या फाइंड आउट किया, बीजों में छोटे छोटे क्या थे, आपके हुक थे। मीन्स जो छोटा छोटा बीज है, राइट, देखा होगा, उसमें क्या रेसे टाइप के निकले होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो आपके कपड़े होते हैं, ठीक है, उस पर क्या होते हैं, चिपक जाएंगे आपके, ठीक है। तो इनकी मदद से बीज कपड़े के रेसों पर अटक गए थे। यह देखकर मेस्टल को एक आइडिया आया। क्या आया, आपका ध्यान रखना, ये मेस्टल के बारे में कहा गया, ये कहानी मेस्टल, ठीक है, ध्यान रखना। कभी कभी आपके एग्जाम में भी पूछेगा, आपका पूछ लेता है मेस्टल से रिलेटेड। तो मेस्टल को एक आइडिया आया, क्या आया, वेलक्रो बनाने का, ठीक है, ध्यान रखना। वेलक्रो बनाने का आइडिया किसको आया था, तो ध्यान रखना, उनका नाम क्या था, जॉर्ज मेस्टल। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, जो आपका वेलक्रो होता है, वेलक्रो, ठीक है, वेलक्रो जो बनाने का आइडिया आया था, ये किसको आया था, तो ध्यान रखना, उस साइंटिस्ट का नाम क्या था आपका, तो जॉर्ज मेस्टल नाम था, ध्यान रखना, जॉर्ज मेस्टल नाम था, ध्यान रखना, ठीक है। तो किनको आया था, तो जॉर्ज मेस्टल। बनाने को वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती, ध्यान रखना। उनको क्या आइडिया आया था कि वेलक्रो बनाने का, वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती है और खुलने पर क्या होता है, आपका चर चर की क्या होती है, आपकी आवाज़ होती है। जैसे आपने देखो यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, ये जो सैंडल है, ठीक है, ठीक है, एक सैंडल है, तो आपका जो है ये कैसे बंद होता है, जो इसको क्या करोगे आप, इस पर चिपकाओगे तो क्या होता है, आपका चिपक जाता है। उसके बाद जब इसको चाको, उसको जब खोलोगे तो क्या होता है, उससे चरचर की आवाज़ आती है, ठीक है। तो इसका यूज कहाँ पे किया जाता है आपका, तो बस्ते में, कपड़े में, जूते में, पट्टे में आदि में इसका क्या होगा, इस्तेमाल आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये था आपका वेलक्रो के बारे में। तो वेलक्रो को सबसे पहले आइडिया किसके पास आया था आपका, तो जॉर्ज मेस्टल ने, ठीक है, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। तो जॉर्ज मेस्टल की बात है तो ध्यान रखना वेलक्रो की बात हो रही है। अगर वेलक्रो की बात हो रही है तो किसकी बात हो रही है, जॉर्ज मेस्टल की बात हो रही है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट था, बस इसमें ध्यान रखना, जॉर्ज मेस्टल के बारे में याद रखना। 2 पॉइंट याद रखना आप, जॉर्ज मेस्टल के बारे में याद रखना, ठीक है। इनके पास एक आइडिया आया था, क्या आइडिया था कि वेलक्रो बनाने का, ध्यान रखना। ये 2 पॉइंट आप इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखते हैं कुछ वेजिटेबल है, ठीक है, वो कहाँ से आए हुए हैं, इनके बारे में देख लेते हैं कि जो आपके वेजिटेबल हैं, जैसे हम मिर्च की बात करें, भिंडी की बात करें, गोभी की बात करें, ठीक, मटर की बात करें, बीन्स की बात करें, मूली की बात करें, तो ये सारे वेजिटेबल आए कहाँ कहाँ से हैं आपके, तो ये जान लेते हैं, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या आपका, अगर हम मिर्ची की बात करें, ठीक है, तो मिर्ची कहाँ से आई हुई है आपकी, ध्यान से देखो आप कि हमारे यहाँ मिर्ची, ध्यान रखना, यहाँ पे मिर्ची की बात हो रही है। मिर्ची पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लाए थे, ध्यान रखना। जो पुर्तगाल देश के व्यापारी थे, कहाँ से लाए थे, तो दक्षिण अमेरिका से, ये चीज़ ध्यान रखना। तो मिर्ची की बात करें तो कहाँ से आए थे, आपके दक्षिण अमेरिका से लाए थे। अब ये क्या होती है आपका, यह सारे भारत में क्या होती है, उगाए जाते हैं। तो स्टार्टिंग में कहाँ से आए थे आपकी मिर्ची, दक्षिण अमेरिका से, ध्यान रखना। अगर मैं भिंडी की बात करूँ, हमारे यहाँ भिंडी
अफ्रीका से आई है। तो भिंडी कहाँ से आई है आपकी? अफ्रीका से आई है। तो जो नाउअडेज क्या हो रहा है, तो अपने देश में हो रहा है, बट स्टार्टिंग में आई कहाँ थी? तो भिंडी कहाँ से आई थी आपकी? अफ्रीका से आई थी। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आपका, अगर गोभी की बात करें, गोभी मटर ये कहाँ से आए हैं आपके? तो गोभी मटर ध्यान रखना आपके कहाँ से आए हैं? यूरोप से आए हैं। तो गोभी मटर कहाँ से आपके आए हैं? यूरोप से आए हैं, ध्यान रखना, इस चीज़ को आप याद रखना। तो जो आपके गोभी और मटर हैं कहाँ से आए हुए हैं? आपके यूरोप से आए हैं, ध्यान रखना, इस चीज़ को याद रखना। जो आपका गोभी हो गया और प्लस आपके जो मटर हैं, इस चीज़ को याद रखना। ये बार बार क्वेश्चन आता है आपका, गोभी और मटर कहाँ से आए हुए हैं आपके? कहाँ से आया? आपका यूरोप से आया है, ध्यान रखना। इसके नोट्स बना लेना आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो गोभी और मटर कहाँ से आपके आए हुए हैं? यूरोप से आए हुए हैं, ध्यान रखना, इस चीज़ को आप याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और भिंडी कहाँ से आपकी आई है? तो अफ्रीका से, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं आपका चाय, वो भी सबको पता होगा चाय कहाँ से आपका? असम से आई है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन कहाँ से आई है आपका? चीन से आई, ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट आपका। सोयाबीन, सोयाबीन कहाँ से आपकी आई है? तो चीन से आई, ध्यान रखना, ये कहाँ से आपका? चीन से आई है, ध्यान रखना। तो जो आपकी सोयाबीन है वो कहाँ से आई है? चीन से आई है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर हम बीन्स की बात करें, बीन कहाँ से आई है आपकी? अमेरिका से आई है, ध्यान रखना। बीन की बात करें तो अमेरिका से आई है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आप नोट्स बना के, शॉर्ट नोट बना के रख लो, माइंड में फिटअप कर लो, आप बार बार भूलेगा नहीं। अब देखो नेक्स्ट क्या आपका? बैगन हो गया, मूली हो गया, सेम हो गया, केरला हो गया, आम हो गया, संतरा हो गया, बेर हो गया और केला हो गया, पालक हो गया, परवल और टिंडा हो गया, मेथी हो गया, ये सब कहाँ से आए हुए हैं? भारत में ही उगाई जाती है, ध्यान रखना। ये कहाँ पे उगाई जाती है आपकी? भारत में ही, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपका। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है आपका कि भिंडी कहाँ से आई आपकी? अफ्रीका से। गोभी और मटर मैक्सिमम पूछा जाता है आपका, गोभी मटर कहाँ से? आपका यूरोप से आया। मिर्च कहाँ से आई आपकी? दक्षिण अमेरिका से आई है। सोयाबीन कहाँ से? आपका चीन से, ध्यान रखना। सोयाबीन, बीन से याद रखना, देखो बीन और चीन दोनों देखने में सेम लग रहा है, बीन और चीन। तो बीन एंड चीन ज़्यादा फर्क नहीं है प्रोनाउंसिएशन में, बीन और चीन, ठीक, उससे आप याद रखना। बीन की बात करें तो चीन से, ध्यान रखना, ठीक है। तो सोयाबीन ध्यान रखना, बीन मतलब सोयाबीन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सोयाबीन, ठीक है। सोयाबीन मतलब चीन। देखो लास्ट में क्या आ रहा है? बीन आ रहा है तो चीन आ जाएगा, ध्यान रखना। इससे याद करने का तरीका अपना बना लेना आप। और बीन कहाँ से आई आपकी? अमेरिका से आई है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके नोट्स बना लो आप, बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका? अल बिरूनी के बारे में, ठीक है। ये एक ट्रेवलर थे जो भारत आए थे, ध्यान रखना। ये कौन है आपके? एक ट्रेवलर है, ठीक है। तो अगर मैं अल बिरूनी की बात करूँ तो एक यात्री थे, एक ट्रेवलर थे, कहाँ से आए थे आपके? भारत से आए थे, ध्यान रखना, ठीक है। और ये अल बिरूनी की बात करें, अल बिरूनी की बात करें तो ये कहाँ से आए थे आपका? उज्बेकिस्तान से आए थे, उज्बेकिस्तान देश से क्या थे? आए थे, ध्यान रखना, ठीक है। तो ध्यान रखना, अल बिरूनी क्या थे? एक यात्री थे जो भारत आए थे, ध्यान रखना, जो भारत आए थे। अल बिरूनी कहाँ से आए थे? उज्बेकिस्तान से आए थे, ध्यान रखना, उज्बेकिस्तान देश से आए थे, ध्यान रखना। अल बिरूनी की बात करें तो कौन से देश से आए थे आपके? उज्बेकिस्तान देश से आए थे, ठीक है। अब देखो ये भी पूछ लेता आपका, अल बिरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को ध्यान से देखा था और उनके बारे में कुछ कुछ न पॉइंट लिखा था, ठीक है, ध्यान रखना। अल बिरूनी क्या थे? एक ट्रेवलर थे जो भारत आए थे, ठीक है। और अल बिरूनी है कहाँ के? आपका ध्यान रखना, तो उज्बेकिस्तान के देश से आए थे। इन्होंने भारत क्यों आए थे यहाँ पे? ठीक है, इन्होंने क्या किया था? यहाँ पे आके हर चीज़ों को क्या किया था? बारीकी से देखा था, ठीक है, जगहों को देखा था, लोकेशन को देखा था
और उनके बारे में क्या किया था इन्होंने, कुछ न कुछ पॉइंट लिखे थे, ठीक है, क्या कमियां हैं, क्या उसके एडवांटेज थे, उसके क्या फ़ायदे थे, सारी चीज़ें पॉइंट उन्होंने लिख के गए थे, ध्यान रखना। तो कौन थे वो, अल बिरूनी थे, ध्यान रखना। अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है जो आपके पानी के स्रोत हैं उनका नाम क्या क्या था, ध्यान रखना। बावड़ी याद रखना, तालाब तो आपको पता होगा, ध्यान रखना। नौला और धारा, ये भी आपके ऑप्शन दे देगा आपका। पानी के स्रोत कैसे, बावड़ी हो गया आपका, तालाब हो गया, नौला हो गया, धारा हो गया, ध्यान रखना, ठीक है। तो जो आपके अल बिरूनी आए थे भारत, उन्होंने क्या किया था, बावड़ी के बारे में ध्यान से देखा था, ठीक है, तालाब के बारे में कि यहाँ पे कैसे बनाए गए थे, उनका स्ट्रक्चर देखा था, उनके बारे में इन्होंने अध्ययन किया था और कुछ न कुछ पॉइंट मेंशन किया था, लिख के गए थे यहाँ से, ठीक है। तो पानी के स्रोत क्या क्या आपके, बावड़ी, तालाब, नौला और धारा, ये चीज़ ध्यान रखना आप, ये ध्यान रखना, बावड़ी, तालाब, नौला, धारा, ये आपको ऑप्शन में दिख जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए बावड़ी, तालाब, नौला, धारा। अब देखो मैंने एक पहले भी बता रखा आपको दड़की माई के बारे में, इससे भी क्वेश्चन आपके बार बार आते हैं कि जो दड़की माई थी कहाँ की रहने वाली थी, तो राजस्थान के अलवर ज़िले के एक गांव में रहती थी। तो इससे भी कई बार क्वेश्चन आपके आए हुए हैं कि जो आपकी दड़की माई हैं कहाँ की रहने वाली हैं, राजस्थान के अलवर ज़िले के एक गाँव में रहती हैं। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आया कि जो दड़की माई के ऊपर आया, ध्यान रखना, दड़की माई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे भी कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो राजस्थान के अलवर ज़िले के एक गांव में रहती हैं, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना दड़की माई कहाँ की थी, राजस्थान की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो तरुण भारत संघ, ठीक है, तरुण भारत संघ नाम की एक संस्था ने दड़की माई की तालाब बनाने में क्या किया था, मदद किया था। दड़की माई क्या थी आपकी, राजस्थान के अलवर ज़िले की रहने वाली थी। वहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी कि पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मीन्स अगर हम पशुओं की बात करें, जानवरों को पानी पिलाना हो तो उनको दिन भर लग जाता था पानी पिलाते पिलाते, मीन्स पानी पिलाने में बहुत दिक्कत आती थी उनको, पानी की वहाँ पे व्यवस्था नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया था, एक इनिशिएटिव लिया था इन्होंने, गांव पे आगे आके इन्होंने क्या किया था, तरुण भारत संघ से जाके मिल के क्या किया था, संस्था से मिल के इन्होंने क्या बनवाया था, तालाब बनाने में इन्होंने क्या किया था, मदद की थी, ध्यान रखना। उससे क्या हुआ था वहाँ पे कि पानी की प्रॉब्लम दूर हो गई थी। तो उससे क्या हुआ, वहाँ पे जानवरों को पानी पिलाने की दिक्कतें दूर हो गई, ठीक है। बाकी और भी सारे एडवांटेज मिले उस तालाब बनने से, तो इसके बारे में इन्होंने बताया है। तो तरुण भारत संघ नाम की एक संस्था ने दड़की माई की तालाब बनाने में क्या किया था, मदद किया था, ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या, वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा आपका, सागर के बारे में आ गया, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपके किसके रिलेटेड है, आपका दड़की माई से, दड़की माई, ध्यान रखना, दड़की माई के बारे में था आपका 2 पॉइंट, ध्यान रखना, ठीक है। उन्होंने क्या किया था कि राजस्थान के अलवर ज़िले में जो भी प्रॉब्लम पानी की थी उसको रिमूव किया था और पानी की दिक्कतें जो भी हो रही थी वो हट गई थी। उन्होंने क्या किया था, जो तरुण भारत संघ नाम की एक संस्था से मिलकर क्या किया था, तालाब बनवा दिया था। तो इस वजह से क्या हुआ था, पानी की प्रॉब्लम दूर हो गई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, ध्यान रखना, लेकिन अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ रहा है आपका मृत सागर, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। तो कभी कभी आपके सीटेट एग्जाम में पूछता है कि सबसे नमकीन सागर कौन सा है, तो मृत सागर, ध्यान रखना, डेड सी बोलते हो, मृत सागर बोलते हो, ध्यान रखना। अब इसमें इतना नमकीन पानी होता है, तो जैसे देख सकते हो इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम क्या होता है, आपका नमक होता है। मीन्स अगर हम 1 लीटर पानी की बात करें, अगर ये पानी आपका 1 लीटर है, 1 लीटर पानी आपका है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका 300 ग्राम क्या होगा आपका, इसमें 300 ग्राम क्या होगा आपका, 300 ग्राम क्या होगा आपका नमक होगा। तो देख सकते हो कितना सॉल्टी वाटर होगा आपका, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना आपका, नमकीन कि 1 लीटर पानी में क्या होगा आपका 300 ग्राम क्या होगा आपका नमक होगा। इस वजह से बहुत ही खारा पानी होता है आपका, नमकीन पानी होता है आपका, ठीक है। अब इसमें इसके देखो क्या है, आपका जो डेड सी होता है, मृत सागर होता है, मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। मीन्स अगर मान लो कि वाटर है, ठीक है, ये इस पर क्या कर सकते हो, आप तैर सकते हो। अगर ये डेड सी है, ठीक है, मान लो कोई बंदा है तो क्या कर सकता है, आराम से क्या कर सकता है, इस पर तैर सकता है, ध्यान रखना, इस पर क्या कर सकता है, आराम से तैर सकता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। क्योंकि बहुत ही नमकीन, बहुत ही आपका पानी कैसा होता है, बहुत ही खारा होता है, बहुत ही नमकीन होता है,
कि उसमें अगर 1 लीटर की बात करें तो उसमें 1 लीटर में क्या होगा आपका 300 ग्राम क्या था आपका नमक था। इस वजह से क्या होता है आपका डेड सी में क्या होता है आपका हम तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों, ठीक है। तो ध्यान रखना मृत सागर में क्या होता है आपका कोई डूबता नहीं, मृत सागर में डूबते नहीं। मीन्स कोई भी बंदा अगर मृत सागर में अगर कूद गया है तो डूबेगा नहीं, क्यों? क्योंकि उसी पे तैरता रहेगा, क्योंकि वहाँ पे नमक की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। इस वजह से क्या करोगे आप उस पर तैरते रहोगे, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब कभी कभी पूछ लेता है दांडी मार्च के बारे में कि आपका जो दांडी मार्च गांधी जी ने स्टार्ट किया था, कब से कब तक स्टार्ट किया था, और दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कहाँ से कहाँ तक, ठीक है, और कितनी मील दूरी इन्होंने तय की थी दांडी मार्च में। तो ध्यान रखना अगर दांडी मार्च की बात करें तो दांडी मार्च आपको स्टार्ट कब हुआ था 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। ये चीज़ ध्यान रखना, डेट याद रखना दांडी मार्च के बारे में, कि जो आपका दांडी मार्च था 12 मार्च 1930 से 6 मार्च 1930 तक चला था, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे क्या पॉइंट था, यहाँ पे यह दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, ध्यान रखना 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, और कब तक चला था आपका 6 अप्रैल 1930 तक क्या था आपका चला था। और यह दांडी मार्च गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम से लेकर दांडी, ध्यान रखना साबरमती आश्रम से लेकर दांडी मीन्स दांडी गुजरात तक चलाया गया था। दांडी मतलब गुजरात तक चलाया गया था, ध्यान रखना। तो कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था आपका, तो साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक, दांडी बोले तो गुजरात तक चलाया गया था, ध्यान रखना। इस पॉइंट को आप याद रखना, डेट और कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था। अब इसमें देखो, इसमें गांधी जी के साथ भारत के अलग अलग क्षेत्रों से लगभग 78 सहयोगियों ने 78 लोगों ने भाग लिया था, ध्यान रखना। ये भी कभी कोई पूछ लेता है कितने लोगों ने भाग लिया था, तो 78 लोगों ने क्या किया था उसमें भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था, ध्यान रखना। और इसकी दूरी कितनी थी, टोटल दूरी कितनी थी, तो 241 मील थी, ध्यान रखना 241 मील थी, ये चीज़ ध्यान रखना। तो आपको क्या याद रखना, दांडी मार्च से अगर रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक, तो ये कब से स्टार्ट था, मीन्स कब से शुरू हुआ था और कब खत्म हुआ था आपका, तो 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930, ध्यान रखना, ठीक है। मीन्स यहाँ 12 का हाफ कर देना, याद करने का तरीका है 12 के बाद 6 आएगा, 6 उसका हाफ कर दो 6 अप्रैल, ठीक है। 1 महीना मार्च के बाद क्या आएगा आपका अप्रैल आएगा, तो 12 मार्च से 6 अप्रैल, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक था आपका, तो साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक था आपका, दांडी बोले तो गुजरात में, ठीक है। और कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो 78 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, सहयोग किया था। और कितनी मील दूरी तय की थी, तो ध्यान रखना 241 मील की थी, ध्यान रखना। तो ये था अबाउट द दांडी मार्च, ध्यान रखना दांडी मार्च के बारे में। तो कभी कभी क्वेश्चन आपका आता भी है और आया भी है कई बार क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या है आपका इम्पोर्टेंट, अगर हम बोलें, ठीक है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका कई बार आया है, ठीक है। वेरी जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है आपको, अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो दिस इज योर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो गुड़ हो गया, आंवला हो गया और हरी पत्तेदार सब्जियों में, इनमें क्या होता है आपका आयरन होता है, ध्यान रखना आयरन होता है, मीन्स लोहा होता है, ध्यान रखना। तो आयरन के लिए क्या होता है आपको ऑप्शन डायरेक्ट दिख जाता है आपका, तो गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियाँ, ये चीज़ ध्यान रखना। इसमें क्या होता है आपका आयरन होता है, बहुत ज़्यादा आयरन पाया जाता है। तो गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियों में क्या होता है आपका आयरन होता है, ध्यान रखना। आयरन मतलब लोहा, ध्यान रखना। और देखो यहाँ पे मक्खियाँ क्या करती हैं, मक्खियाँ पेट की समस्या जैसे रोग फैलाती है। मीन्स मक्खियाँ जो होती हैं आपकी, ये क्या करती हैं, पेट से संबंधित रोगों को फैलाती हैं। क्यों फैलाती है, क्योंकि मक्खियाँ देखा होगा आपने कहीं गंदे जगह बैठ के फिर आपके खाने बैठ गए, हाथ पे बैठ गई, जैसे खाना खा रहे हो, ठीक है, तो उससे क्या होती है आपकी बीमारियाँ फैलती है। उस चीज़ को खा लोगे तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात, वो चीज़ें आपको नुकसान करेगा, आपका सेहत खराब होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, शैवाल एक प्रकार का क्या है आपका पौधा है, प्लांट है, जो बरसात के मौसम में ज़्यादातर फैलता है। तो सिंपल पॉइंट आपका। अब देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वैज्ञानिक जिसने मच्छर के पेट में झाँका, देख सकते हो, एक ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने मच्छर के पेट में झाँका, उनका नाम क्या है, तो ध्यान रखना रोनाल्ड रास, नाम ध्यान रखना रोनाल्ड रास के नाम से याद रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मलेरिया के बारे में बताया है। जब लोग मलेरिया के बारे में नहीं जानते थे तब लोगों को लगता था कि वह
ख़राब हवा की बीमारी है। मीन्स अगर मलेरिया के बारे में उनको नहीं, पहले के लोगों को नहीं पता रहता था कि मलेरिया है क्या, उनको लगता है कि ख़राब हवा से मलेरिया फैल रहा है, बट एक्चुअली क्या था आपका, मलेरिया कैसे फैलता था आपका, मच्छरों को काटने से फैलता था। ध्यान रखना, मादा एनाफ्लीज मच्छर काटने से क्या होता था आपका, मलेरिया फैलता था। ठीक है, इसके उपचार के लिए क्या यूज करते थे आप, सिनकोना पेड़ की छाल को यूज करते थे। ध्यान रखना, ये पहले भी मैंने बता रखा है आपको। देख चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखो सुनीता विलियम्स की बात करें, ठीक है, देख सकते हो इमेज में, ये कौन है आपकी, सुनीता विलियम्स है। ठीक है, इनके बारे में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या आपका सुनीता के बारे में, सुनीता विलियम्स क्या आती है आपकी, पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी। ध्यान रखना, कितने किलोमीटर दूर, तो 360 किलोमीटर दूर, ये चीज़ याद रखना आप। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सुनीता के बारे में। सुनीता अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। ध्यान रखना, ये चीज़ ध्यान रखना। तो सुनीता अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। ध्यान रखना, देख सकते हो इमेज में, ये कौन थी आपकी, सुनीता विलियम्स थी, जो अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक इन्होंने वहाँ पे गुजारा था। तो उनका नाम क्या था, सुनीता विलियम्स था। ध्यान रखना। अब देखो वहाँ जब वो वहाँ पे गई तो उन्होंने क्या फाइंड आउट किया, सुनीता विलियम्स ने पृथ्वी को देखकर क्या कहा था। ठीक है, तो क्या कहा था, यहाँ से अलग अलग देश नहीं दिखते, ये लाइनें तो कागज़ पर ही होती है। कहने का सिंपल सा मतलब है, जब वो इस पे वहाँ से देखी, मीन्स अर्थ को देखी, तो क्या लगा उनको कि वो बटे नहीं हुए हैं। मीन्स जब उन्होंने वर्ल्ड मैप को देखा तो देश आपके बटे हुए नहीं हुए थे। मीन्स ये केवल किस पे बटे हुए दिखते हैं, आपके कागज़ों पे दिखते हैं। जब आप मैप कागज़ पे ड्रॉ करते हो तो वहाँ पे आप शो ऑफ करते हो कि ये आपका इंडिया, ये पाकिस्तान है, या ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, बट आप स्पेस वहाँ से देखोगे तो वो क्या दिखेगा, ये आपका एक ही दिखेगा आपका, वो अलग अलग नहीं दिखते हैं। तो वही इन्होंने बोला था, स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट ये बच्चा आपका क्या है, आपका सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। ध्यान रखना, ये भी याद रखना, ये भी आपके एनसीईआरटी में ये पॉइंट आपका गिवन है कि 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। ध्यान रखना, चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति का नाम क्या था, नील आर्मस्ट्रांग। ध्यान रखना, कब की बात आपकी, 1969 की बात है। ध्यान रखना, तो ये था आपका किसके बारे में, सुनीता विलियम्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब देखो यहाँ पे अगर हम लद्दाख की बात करें, लद्दाख में क्या, अगर जूले जूले बोलते हो तो जूले जूले मतलब क्या होता है, स्वागत है, स्वागत है। ठीक है, तो लद्दाख में क्या होता है आपका, जूले जूले का अर्थ क्या होता है आपका, स्वागत है, स्वागत है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा आपके एनसीईआरटी में, सीटेट एग्जाम में, कि लद्दाख में जूले जूले को क्या कहते हो, इसका अर्थ क्या होता है। मीन्स आपको ऑप्शन में दिख जाएगा, स्वागत है, स्वागत है। ध्यान रखना, जूले जूले मतलब स्वागत है, स्वागत है, कहाँ का आपका, लद्दाख का है। अब देखो लद्दाख में जो घर बनते हैं उनकी क्या क्या खासियत है, कि यह 2 मंजिले वाली इमारत होती है। जो लद्दाख की घरें होती हैं यह 2 मंजिला इमारत होती है। अब देखो फर्स्ट क्या, सेकंड पॉइंट क्या, घर पत्थरों से बने होते हैं। जो उनके घर होते हैं कैसे बने होते हैं, पत्थर से बने होते हैं, जो एक के ऊपर एक रखे होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। दीवार पर मिट्टी और चूने की मोटी परत चढ़ाई गई थी। मीन्स दीवारों पर क्या होती है, आपकी मिट्टी और चूने की क्या होती है, परत से क्या करते हैं, लिपाई करते हैं। तो ध्यान रखना, 2 मंजिला इमारत होती है वहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब उसी पॉइंट के बारे में अब देखो, इसमें कुछ देखते हैं और अब देखते हैं श्रीनगर के बारे में देख लेते हैं। एक पॉइंट श्रीनगर के बारे में जान लेते हैं। अगर हम श्रीनगर की बात करें, ठीक है, श्रीनगर में देखो कुछ कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। श्रीनगर में बाहर से आए टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। मीन्स जो बाहर से घूमने जाते हैं श्रीनगर में, तो पानी के ऊपर तैरती हुई नाव होती है, उसको बोलते हैं हाउस बोट। ठीक, इसी के अंदर क्या होते हैं, ये घरनुमा बनी होती है। ठीक है, इसी के अंदर क्या होते हैं, टूरिस्ट आपके रहते हैं। अब देखो हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना आप, कितने फुट लंबे होते हैं आपके, 80 फुट लंबे होते हैं। और बीच से इनकी चौड़ाई 8 या 9 फुट तक होती है। ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है कि जो हाउस बोट है उसकी लंबाई कितनी होती है आपकी, 80 फुट होती है, और बीच में इनकी चौड़ाई 8 या 9 फुट तक होती है। ये ध्यान रखना। ठीक है, तो किसके बारे में, आपका श्रीनगर के बारे में ध्यान रखना। अब देखो बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। मीन्स ये डोंगे बने हुए हैं, ये क्या करते हैं, पानी पे क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। तो श्रीनगर की डल लेक, ध्यान रखना, डल लेक कहाँ की आपकी, श्रीनगर की,
और झेलम नदी, ध्यान रखना। अगर लेक की बात करें तो डल लेक पूछ लेता है कहाँ की आपका, तो श्रीनगर। और झेलम नदी, नदी की बात करें तो झेलम क्या होती है, नदी, ठीक है। में इन लोगों में कई परिवार रहते हैं, ध्यान रखना, क्या होते हैं, कई फैमिली रहती है। जो डोंगे बने होते हैं ये क्या होते हैं आपके, कई फैमिलियाँ रहती हैं। मकान की तरह इस डोंगे में भी अलग अलग कमरे होते हैं। मीन्स जो डोंगा होता है, डोंगे होते हैं, इसमें क्या होते हैं, रूम छोटे छोटे बने होते हैं, ठीक है, जैसे आपके घर में रूम बने होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, कई परिवार भी रहते हैं एक साथ, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आपका, श्रीनगर की बात करें तो वहाँ पे डल लेक, तो डल लेक कहाँ पे आपका, श्रीनगर, और झेलम नदी, ध्यान रखना। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल के आए। और यहाँ से क्या था आपका, जो आपके हाउस बोट है उसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है, ये भी आप याद रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो श्रीनगर था, यहाँ पे और भी एक खासियत थी, देखो क्या था आपका, जो घर बने होते हैं तो देखा होगा खिड़कियाँ क्या होती है आपकी, बाहर की तरफ होती हैं। अब देखो इमेज में क्या है आपका, ये इमेज शो आपको रखा है, जो आपकी विंडो है बाहर साइड में ओपन है, ठीक है। तो देखो यहाँ के पुराने घरों की क्या खासियत है, ये जालीदार खिड़कियाँ ये बाहर की ओर उभरी होती हैं, इन्हें क्या कहते हैं, डब कहते हैं। ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि डब किसको कहते हैं, तो ऑप्शन में दिख जाएगा आपका, जालीदार खिड़कियाँ ये बाहर की तरफ क्या होती है, उभरी होती है। ऐसी खिड़कियाँ जो बाहर की तरफ उभरी होती है उनको क्या बोलते हो आप, डब बोलते हो, ध्यान रखना। तो इसको क्या बोलते हो आप, डब बोलते हो। इस चीज़ को आप याद रखना, डब, इसको क्या बोलते हो आप, डब बोलते हो, ध्यान रखना। इनमें बैठकर बाहर का नज़ारा बढ़िया दिखता है। मीन बालकनी में बैठोगे तो ऑब्वियस सी बात है, चीज़ें दिखेंगी, बाहर की चीज़ें अच्छी दिखेंगी। तो जो बालकनी वहाँ पे होती है उसका नाम क्या है आपका, डब नाम है, ये चीज़ याद रखना। अब यहाँ से देखो, अगर भूकंप की बात करें तो आपने फील भी किया होगा, देखा भी होगा, ठीक है, सुना भी होगा आपने कि 26 जनवरी 2001 को क्यों याद किया जाता है। तो इस डेट को आपको पता होगा क्या हुआ था। तो 26 जनवरी 2001 को क्या हुआ था, गुजरात के कच्छ में क्या होता का भूकंप आया हुआ था, ध्यान रखना। ये भी आपका एनसीईआरटी में मेंशन है, ये दिया हुआ है, और ये सच्ची घटना है आपका। 26 जनवरी 2001 को क्या हुआ था, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में क्या था आपका, अर्थक्वेक, भूकंप आया हुआ था, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे बताया भूकंप आने पर हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो भूकंप आने पर हमें ये काम करने चाहिए, क्या क्या करने चाहिए, जो एनसीईआरटी में दिया आपका, घर से निकलकर किसी खुले मैदान में चले जाना चाहिए। मीन्स जहाँ पे भूकंप आ रहा है, बिल्डिंग में आप हो, अभी कुछ दिन पहले भी रियलाइज़ किया होगा आपने, 1-1.5 हफ्ते पहले भी। तो जब भी भूकंप आए तो क्या करो आप, जिस भी बिल्डिंग में हो बिल्डिंग से बाहर निकल के खुले आसमान के नीचे चले जाओ आप, जहाँ पे कोई बिल्डिंग ना बनाई हो आसपास, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है आपका, अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते तो किसी मजबूत चीज़ जैसे टेबल के नीचे लेट जाएं और कसकर पकड़ लें ताकि वह फिसले नहीं, और कभी बंद होने तक प्रतीक्षा करें। मीन्स जब तक आपका अर्थक्वेक आ रहा है, मतलब जब तक झटके मिल रहे तब तक क्या करो आप, वहाँ पे वेट करो। जो भी चीज़ आपका टेबल, जो भी मजबूत चीज़ है वहाँ पे क्या करो, उसके नीचे जाके लेट जाओ, टेबल के नीचे, ठीक है, और उसको कस के पकड़ लो, या तो पिलर के साइड में खड़े हो जाओ, कस के पकड़ लो आप, ठीक है। तो ये क्या बताया इन्होंने, भूकंप आने पर हमें क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपका ईवीएस है, ईवीएस बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए। फर्स्ट और सेकंड में क्या होता है आपका, ईवीएस सब्जेक्ट अलग से नहीं पढ़ाया जाता आपका, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर ईवीएस की बात करें तो ईवीएस आपका जो फर्स्ट और सेकंड क्लास में होता है वो किसके थ्रू पढ़ाया जाता है, तो ध्यान रखना किसके थ्रू पढ़ाया जाता है आपका, भाषा और गणित के थ्रू, ध्यान रखना, भाषा और गणित। ये कई बार क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है कि जो आपका ईवीएस सब्जेक्ट है कक्षा 1 और 2 में क्या होता है आपका, भाषा और गणित के थ्रू ही क्या करना हमें, ईवीएस पढ़ाना है, ध्यान रखना। भाषा मीन्स लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के थ्रू ही क्या करना हमें, ईवीएस पढ़ाना है, ठीक है। और कक्षा 3 से लेके ईवीएस जो आपकी क्लास 3 से लेके क्या होगा आपका, 3 से लेके 5 तक क्या होगा आपका, कक्षा 3 से 5 में ईवीएस विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। मीन्स यहाँ पे क्या करना है आपको, किसके थ्रू पढ़ाना है आपको, विज्ञान हो गया आपका, सामाजिक विज्ञान हो गया आपका, और क्या था आपका, इन्वायरमेंटल स्टडी मीन्स पर्यावरण शिक्षा, ध्यान रखना। इसके थ्रू क्या करना है बच्चों को
ईवीएस के बारे में पढ़ाना है। तो ध्यान रखना, ईवीएस आपकी फर्स्ट और सेकंड क्लास में किसके थ्रू पढ़ानी चाहिए आपको? भाषा मीन्स लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के थ्रू। अगर हम थर्ड एंड फिफ्थ की बात करें तो साइंस हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया आपका, और पर्यावरण शिक्षा हो गया। ध्यान रखना, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखना। ईवीएस फर्स्ट और सेकेंड क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है आपका। फर्स्ट और सेकेंड में क्या होनी चाहिए आपकी? भाषा और गणित होना चाहिए। ध्यान रखना, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए एनसीएफ आपका 2005 क्या कहता है? एनसीएफ 2005 ये करता है कि स्कूल में बच्चों के जीवन को उनके साथ जोड़ा जाए। मीन्स स्कूल में जो बच्चों की लाइफ होती है, ठीक है, जो बच्चों को पढ़ाया जाता है उनको क्या करना है? उनके साथ जोड़ना चाहिए। मीन्स नेशनल पहले तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। एनसीएफ क्या होता है आपका? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ध्यान रखना, फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? अगर बात करें ऑब्जेक्टिव का, था लर्निंग विदाउट बर्डन। लर्निंग विदाउट बर्डन मीन्स बिना बोझ की शिक्षा देना है बच्चों का। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? बिना बोझ की शिक्षा देना है। और एनसीएफ क्या अनुशंसा करता है कि स्कूल के बच्चों के जीवन को उनके साथ जोड़ा जाना चाहिए। और क्या कहता है कि बच्चों का क्या होना चाहिए? सर्वांगीण विकास होना चाहिए। ठीक है, मीन्स ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चों का। ठीक, अभी तक कितने एनसीएफ आपके आ चुके हैं? तो 4 एनसीएफ हैं आपके। ठीक, कौन सा? एनसीएफ 2005 आपका लेटेस्ट है। एनसीएफ 2005, इससे पहले भी क्या थे आपके? 3 एनसीएफ आ चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, मीन्स हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि बच्चों को जो भी क्लास की चीज़ें पढ़ा रहे हो उसको आउटसाइड द वर्ल्ड उसको क्या करो? कनेक्ट करके, ठीक है, उसको पढ़ाओ। जो भी क्लास की चीज़ें हैं उसको कोरिलेट करके बच्चों को पढ़ाना है, ऐसा नहीं बच्चों को रटाना है। तो इसके 5 मार्गदर्शक सिद्धांत थे। कौन से सिद्धांत थे इसके एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत थे। उनका नाम क्या था? ठीक है, तो एनसीएफ 2005 की जो 5 गाइडिंग प्रिंसिपल है, गाइडिंग प्रिंसिपल, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। एनसीएफ 2005 के जो 5 गाइडिंग प्रिंसिपल हैं वो क्या क्या हैं आपके? मीन्स 5 मार्गदर्शक सिद्धांत क्या हैं आपके? तो उसको याद करने का तरीका क्या था? मैंने क्लास में बताया भी था प्रीवियस लेक्चर में। क्या है आपका? फीयर्ड नाम से याद रखना, FEARD, फीयर्ड नाम से याद रखना। ठीक है, तो आप किस नाम से याद रखोगे? फीयर्ड नाम से याद रखोगे। एफ मीन्स क्या होता है आपका? फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जो आपका कैरिकुलम होना चाहिए कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए आपका? फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जो आपका कैरिकुलम होना चाहिए कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। कैरिकुलम में क्या होनी चाहिए आपकी? फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। सेकेंड आपका क्या होना चाहिए? ई से क्या होगा आपका? अगर हम ई की बात करें तो ई से क्या होगा आपका? एक्सटर्नल वर्ड से जो भी चीज़ आप पढ़ाओ क्लास में क्या होना चाहिए? एक्सटर्नली कनेक्टेड होना चाहिए आपका। एक्सटर्नल वर्ड से क्या होना चाहिए आपका? कनेक्टेड होनी चाहिए आपकी चीज़ें। ठीक है, ए से क्या होगा आपका? अगर हम ए की बात करें तो ए से क्या होगा आपका? बच्चे का क्या होना चाहिए आपका? सर्वांगीण विकास होना चाहिए, ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। बच्चे को हर एक एंगल से क्या करना है? विकसित करना है, ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे का। देखो ऐप से क्या होता है आपका? जो आपका कैरिकुलम होना चाहिए लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल मीन्स जो भी आपने कैरिकुलम डिजाइन किया वो क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। ई से क्या होगा आपका? एक्सटर्नल वर्ड से कनेक्ट करके चीज़ों को पढ़ाओ, बाहरी वातावरण से, पर्यावरण जो होता है आपका, एक्सटर्नली क्या करना आपको? कनेक्ट करके चीज़ों को पढ़ानी है। नेक्स्ट का ए से क्या होगा आपका? बच्चे का क्या होना चाहिए? ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। आर से क्या होगा आपका? आर से क्या हो जाएगा आपका? जो आपकी रोट लर्निंग है इसको क्या करना आपको? प्रोत्साहित नहीं करना आपकी रोट लर्निंग। रोट लर्निंग को क्या करना है?
इसको प्रोत्साहित नहीं करना है, बच्चे को रटाना नहीं है, बच्चे को समझाना है। ठीक है, ठीक है। मीन्स जो आपकी लर्निंग होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए, रोट लर्निंग मीन्स रटना नहीं है, रटंत विद्या नहीं होनी चाहिए कि बच्चा रट के चला जा रहा है चीज़ों को। बच्चों को रटवाना नहीं, बच्चों को समझाना है। और जो आपका एजुकेशन होना चाहिए कैसा होना चाहिए, आपका चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होना चाहिए, ध्यान रखना। चाइल्ड सेंटर बोलते हो एजुकेशन, जो आपका एजुकेशन होना चाहिए कैसा, चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है। और डी से क्या हो जाएगा आपका, लास्ट वाला डी से क्या होना चाहिए आपका, डेमोक्रेटिक, ध्यान रखना। डी से क्या हो जाएगा आपका, डेमोक्रेटिक वैल्यू को पहचानना चाहिए आपको, ध्यान रखना, डेमोक्रेटिक। ठीक है, वैल्यू। तो ये 5 है आपके गाइडिंग प्रिंसिपल, मार्गदर्शक सिद्धांत किसके, आपके एनसीएफ 2005 के। तो इस चीज़ को आप याद रखना। ठीक है, बच्चे का क्या करना, हमारा मेन मोटिव क्या है, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। कैसे बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा, बच्चों को ऐसी लर्निंग दो, बच्चों को ऐसी शिक्षा दो, बच्चे का क्या होना चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए। तो ये 5 के आपके मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, ये 5 के आपके मार्गदर्शक सिद्धांत है, ध्यान रखना। और फीयर्ड के नाम से याद रखना, इसको रटना नहीं है आपको, बस माइंड में रखना है। फीयर्ड, FEARD। एफ मीन्स फ्लेक्सिबल, ई मीन्स क्या होता है आपका एक्सटर्नल वर्ड, इन्वायरमेंटल बोल सकते हो यहाँ पे, ई से मीन्स इन्वायरमेंट बोल सकते हो। जो भी चीज़ पढ़ानी है आपको इन्वायरमेंट से कोरिलेट करके पढ़ाइए। ठीक है। ए मीन्स क्या होता है आपका, बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। जो भी बच्चा है उस बच्चे का क्या करना है आपको, ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है। बच्चे का क्या होना चाहिए, हर एक एंगल से उसका विकास होना चाहिए, किसी एंगल में कमी ना रह जाए बच्चे की। बच्चे का क्या करना, ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। मीन्स शिक्षा के साथ साथ बच्चों को हर चीज़ आनी चाहिए, जैसे आपका स्पोर्ट एक्टिविटी हो गया, सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, हर एक्टिविटी बच्चों को आनी चाहिए। ठीक है, बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे हर एक चीज़ में। ठीक है, रोट लर्निंग नहीं करानी बच्चों को रटाना नहीं है, रटंत विद्या नहीं देनी है। ठीक है, और क्या होना चाहिए, डेमोक्रेटिक वैल्यू को पहचाना है। ठीक है, ध्यान रखना। तो 5 के आपके मार्गदर्शक सिद्धांत हैं किसके, एनसीएफ 2005 के, दैट इज़ द गाइडिंग प्रिंसिपल। आपके 5 गाइडिंग प्रिंसिपल है, ये आप याद रखना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आई थिंक। ठीक है, आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर, राइट। थैंक यू सो मच।